नमस्कार विद्यार्थियों, हम जिस एकांकी की बात कर रहे थे वो उत्सर्ग एकांकी थी। आज अपना जो प्रतिपाद्य बिंदु है वो है इस एकांकी में जो महत्वपूर्ण अपने जो प्रश्न बन रहे हैं वो कौन कौन से है। पहला प्रश्न जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि उत्सर्ग एकांकी की समीक्षा या मूल्यांकन एकांकी के तत्वों के आधार पर कीजिए। दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो है कि एकांकी का जो नायक है डॉक्टर शेखर, उसकी चारित्रिक विशेषताएं। तीसरा प्रश्न एकांकी की जो नायिका छाया देवी है उसकी चारित्रिक विशेषताएं। चौथा जो इसमें प्रश्न है कि उत्सर्ग एकांकी के शीर्षक का औचित्य बताते हुए उसके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। लेकिन इन चार प्रश्नों में जो सबसे महत्वपूर्ण अपने प्रश्न है, और ये एक ऐसा कॉमन प्रश्न है जो प्रत्येक एकांकी में बनता है। यहाँ उत्सर्ग की बात हो रही है, इससे आगे जैसे हम दूसरी एकांकी पढ़ेंगे तांबे के कीड़े, उसमें भी ये प्रश्न ऐसे ही बनता है। 7 अपने पाठ्यक्रम में जो एकांकियाँ हैं सभी में एक एक प्रश्न ये बिल्कुल सामान्य रूप में ऐसा ही बनता है, जो तथ्यों के आधार पर समीक्षा या मूल्यांकन जो है वो एकांकी का किया जाता है। यहाँ एकांकी के जो 8 तत्व हैं उनकी हम बात करते हैं। जिस उत्सर्गी रोचक एकांकी के बारे में आपने जाना है उसके जो 8 तत्व हैं उनकी बात करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में अपने को यही बताना है। जैसे एकांकी का पहला तत्व होता है कथानक या कथा वस्तु। दूसरा इसका तत्व होता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरा हो जाएगा संवाद या कथोपकथन। चौथा इसका तत्व हो जाएगा भाषा शैली। पांचवा हो जाएगा देश काल और वातावरण। छठा बिंदु हो जाएगा उद्देश्य। सातवां हो जाएगा संकलन त्रय। और 8वां बिंदु हो जाएगा अभिनेता। ये 8 बिंदु आपको याद करने हैं, क्योंकि आपको बताया कि प्रत्येक एकांकी में एक प्रश्न अपने तत्वों के आधार पर बनता है और अपने एग्जाम में निश्चित रूप से एक प्रश्न ऐसा ही होगा जो किसी भी एकांकी से संबंधित पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि ये जो 8 तत्व है कौन से बिंदु में कैसे विचार, कैसा वर्णन आपको जो है इन बिंदुओं से संबंधित करना है। पहले की बात करते हैं कथानक या कथा वस्तु। तो पिछली कक्षाओं में आपको मैंने उत्सर्ग एकांकी के कथानक के बारे में बताया था कि जो उत्सर्ग एकांकी है उसकी शुरुआत जैसे डॉक्टर शेखर और विनय के संवाद या बातचीत से शुरू होकर अंत में छाया और डॉक्टर शेखर के बीच बातचीत होते हुए मंजुल पर जाकर वो एकांकी समाप्त होती है। तो इस एकांकी में शुरू से अंत तक क्या वर्णन किया गया है, इस एकांकी में कौन से बिंदु पर प्रकाश डाला गया है, चर्चा का जो विषय है, चर्चा का जो बिंदु है वो क्या है, उससे संबंधित जो बात है वो आपको कथानक या कथा वस्तु में संक्षिप्त रूप में लिखनी है। क्योंकि आपको जो कथानक या कथा वस्तु बताया है वो बड़े विस्तृत रूप में समझाया था, लेकिन उसका सार रूप, संक्षिप्त रूप आपको यहाँ इस बिंदु के अंतर्गत लिखना है, जिसमें शुरू से लेकर अंत तक की जो बात है वो छोटे रूप में आ जाए। ये उस एकांकी की कथानक या कथा वस्तु वाले बिंदु में आपको लिखना है। दूसरे में बात करते हैं पात्र एवं चरित्र चित्रण की। तो एकांकी के बारे में जब आपको मैंने बताया था तो आपको बताया था कि इसमें मुख्य रूप से 5 पात्र है। अलग अलग सबके नामकरण के बारे में भी बताया था। पहला पात्र इसमें जो सबसे प्रमुख है डॉक्टर शेखर है, फिर विनय है, छाया देवी है, मंजुल है और एक उसका जो नौकर सुधीर। इन 5 पात्रों ने इस एकांकी में क्या क्या किरदार निभाया है, क्या क्या भूमिका निभाई है, वो बात अपने को चरित्र चित्रण में लिखना है कि कौन से पात्र का क्या रूप यहाँ बताया गया है, एकांकी में किस पात्र ने कौन सी भूमिका निभाई है, किस तरीके से उसने कार्य किया है। जैसे थोड़ा बहुत ही संक्षिप्त रूप में अपने को इसमें संकेत रूप में लिखना है। थोड़ा इसमें डॉक्टर शेखर की चर्चा हम करेंगे, उसके बाद में
अन्य जो पात्र है छाया, मंजुल, सुधीर और विनय, उनसे संबंधित जो बातें हैं वो भी अपने को इस चरित्र चित्रण में कि हर व्यक्ति का उसमें कैसा चरित्र आया है, वो अच्छे रूप में है, एक बुरे रूप में है, कि उसका किरदार कैसा रहा है। एकांकी में वो हमारे सामने जब आया है तो हमारे सामने उसका कौन सा रूप आया है, ये सारी बातें अपने को चरित्र चित्रण वाले बिंदु में लिखनी है। फिर बात करते हैं संवाद या कथोपकथन की। आपको मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी एकांकी या नाटक जो होता है उसमें लेखक स्वयं सारी बात अपने मुख से नहीं कहकर पूरा जो घटनाक्रम है वो इन पात्रों के माध्यम से कहलाता है। कौन से पात्र ने किस तरीके की बातचीत की है, कैसे वार्तालाप कर रहा है, ये सारी बातें पात्रों के अनुसार जो लेखक है वो पूरी एकांकी में बताता है। यहाँ संवाद का मतलब होता है बातचीत या वार्तालाप, कि किस पात्र ने किस तरीके से बातचीत की है, और बातचीत से ही पता चलता है कि कौन से पात्र की शिक्षा का स्तर क्या है। जैसे यहाँ बात करेंगे अपने डॉक्टर शेखर की, तो डॉक्टर शेखर की बातचीत से पता चलता है कि वास्तव में ये अच्छा एक शिक्षित व्यक्ति है, जिसके परिचय में भी हमने देखा था कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, और उस वैज्ञानिक के अनुसार ही लेखक ने जो है उसके लिए संवाद योजना का निर्माण किया है। दूसरा, इसमें कम पढ़े लिखे पात्र की अगर कोई बात करेंगे तो वो उनका जो नौकर है सुधीर, वो सबसे कम पढ़ा लिखा पात्र है अपने उत्सर्ग एकांकी में। तो सुधीर की जो बातचीत का तरीका है वो बिल्कुल आम बोलचाल की ग्रामीण भाषा, आंचलिक भाषा के जो शब्द है वो सुधीर की भाषा में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त हुए हैं। तो ये संवाद जो है किसी भी नाटक के एकांकी के प्राण होते हैं। यहाँ बात करें एकांकी के प्राण तत्व क्या है, तो प्राण तत्व इसी संवाद को माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि संवाद से हमें पात्रों के बारे में, उनकी भूमिकाओं के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उनकी एकांकी के रूप के बारे में जानकारी मिलती है, कि इससे बातचीत से ही हम समझ सकते हैं कि वास्तव में किस पात्र ने कैसी भूमिका उस एकांकी में निभाई है। इसलिए बिना संवाद के अगर कोई लेखक सीधा सरल अपनी ही भाषा में पूरी एकांकी को प्रस्तुत करता है तो उसमें कहीं भी सजीवता नहीं होती है। अगर एकांकी में सजीवता लाने वाला कोई तत्व होता है तो वो तत्व होता है आपके संवाद। संवाद के माध्यम से ही उस एकांकी को एक सजीव साकार रूप जो है वो लेखक के द्वारा दिया जाता है। और यहाँ आपको जो बताया मैंने, 5 जो पात्रों की हम जो चर्चा कर रहे हैं, पांचों पात्रों में आपस में क्या बातचीत होती है, किस तरीके से वो एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, उसी से हमें इस एकांकी में आगे जो है वो गति मिलती है। तो इसका आदि देखे, मध्य देखे, अंत देखे, हर जगह जो संवाद है उसका महत्व समान रूप से बना रहता है एकांकी के शुरू से अंत तक। इसलिए संवाद वाला जो बिंदु है वो एकांकी में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरी बातचीत लेखक इन पात्रों के द्वारा ही कहलाता है, और उस बातचीत से ही हमें पात्रों के बारे में पूरी जानकारी मिल पाती है। अब बात करते हैं भाषा शैली। देखिए, हर पात्र अपना विचार, अपने भाव जिस माध्यम से प्रकट करता है, तो विचारों की अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है वो भाषा होती है। अब भाषा का स्तर उस पात्र की शिक्षा के अनुसार, उस पात्र के आपसी रहन सहन के अनुसार, उसके जीवन स्तर के अनुसार भाषा का निर्माण इसमें किया जाता है। अभी आपको बताया था कि अगर अधिक पढ़ा लिखा शिक्षित को अगर कोई पात्र है तो उसकी भाषा बड़ी सभ्य रूप में और बड़ी अच्छे ढंग से प्रस्तुत की जाती है। कोई कम पढ़ा लिखा या निरक्षर कोई पात्र है तो वो आम बोलचाल और आंचलिक भाषा का जो है वो प्रयोग करता है। शैली के रूप में हम ये कह सकते हैं कि भाषा को जिस माध्यम से लेखक प्रस्तुत करता है, जिस रूप में उसको अपने दर्शकों और पाठकों के सामने लाता है, उस बिंदु को शैली के नाम से जाना जाता है। तो ये भाषा शैली एक एकांकी की हम बात कर रहे हैं। एकांकी में पात्रों की अभिव्यक्ति को, पात्रों की बातचीत को आगे बढ़ाने वाला जो है वो माध्यम होती है। फिर है देश काल और वातावरण। हम इसमें देखेंगे कि एकांकी की शुरुआत में आपको बताया था कि इसमें शाम के समय का वर्णन था। तकरीबन 7 से 7:30 बजे के बीच की जो बातचीत थी वो एकांकी में सबसे पहले बताई गई थी। तो उस समय का वातावरण कैसा होता है, उसके अलावा जैसे इस एकांकी
में जो चर्चा हो रही है वो सारी चर्चा अपने डॉक्टर शेखर के घर से हो रही है। तो डॉक्टर शेखर के घर की जो स्थिति थी वो क्या थी, उसके मैंने कमरे के बारे में बताया था कि किस तरीके की तस्वीरें उस कमरे में लगी हुई थी, किस तरीके का साजो सामान उस कमरे में रखा हुआ था, उसका एक यंत्र रखा हुआ था एपराटस, जो अपने एकांकी का मुख्य बिंदु है, क्योंकि पूरी एकांकी अधिकांश उसी यंत्र पर टिकी हुई है। तो उससे संबंधित हम जो जानकारी जिससे बिंदु के अंतर्गत देंगे वो कहलाता है देश, काल और वातावरण। इसके अलावा जैसे छाया का आगमन होता है, तो छाया के आगमन होने से आपको बताएं कि जिस तरीके से प्रेत आत्मा या कोई देवतुल्य आत्मा जब प्रकट होती है तो उस समय कैसा वातावरण उपस्थित करना चाहिए, उसकी जानकारी भी अपने इस एकांकी में दी गई है। तो उससे संबंधित जो बातें अपने हैं वो सभी बातें अपने को देश, काल और वातावरण वाले बिंदु में लिखनी है, जिससे कि ये लगे कि वास्तव में जितने भी जो पात्र है वो जिस रूप में कार्य कर रहे हैं उसी रूप में वातावरण और प्रकृति का या वहाँ के रंगमंच का निर्माण किया गया है, क्योंकि एकांकी का सीधा सा संबंध रंगमंच से होता है। और ये देश, काल और वातावरण ही हमें ये जानकारी देता है कि किस तरीके के रंगमंच का अपने को निर्माण करना है। अगर उसमें बरसात का वर्णन है तो अभिनय के रूप में, प्रस्तुति के रूप में इस तरीके का वर्णन उसमें किया जाता है। अब बात करते हैं उद्देश्य की। पहले भी अपनी चर्चा हुई थी कि हर रचना का एक निश्चित उद्देश्य होता है, एक संदेश होता है, एक लक्ष्य होता है, जो लक्ष्य लेखक अपने पाठकों तक पहुंचाना चाहता है। यहाँ एकांकी में लेखक उस बात को अपने पाठकों तक भी पहुंचाना चाहता है और अपने दर्शकों तक भी, क्योंकि कई बार आपको बता दिया कि एकांकी और नाटक एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसको पढ़ने के साथ साथ इसको रंगमंच पर भी दिखाया जाता है। तो ये जो उद्देश्य वाला बिंदु है ये पाठ्य रूप में तो साकार होना ही चाहिए। दूसरा, रंगमंच की दृष्टि से अगर देखें तो रंगमंच पर भी जब इस एकांकी को प्रस्तुत किया जाए, इसका अभिनय किया जाए, तो उस समय इस एकांकी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, वो शिक्षा वाला बिंदु भी इसमें महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि निरुद्देश्य कोई रचना नहीं होती, हर रचना का कोई न कोई निश्चित उद्देश्य होता है। यहाँ अपने को इसमें ये बताना है कि एक तो इस एकांकी का उद्देश्य ये है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो जाए, कितना ही बड़ा मानव हो जाए, किसी भी क्षेत्र में वो प्रकृति को जो है वो चेतावनी नहीं दे सकता है। और प्रकृति के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो निश्चित रूप से उसका दुष्परिणाम जो है वो भुगतना पड़ता है, जिसका उदाहरण हमने देखा कि डॉक्टर शेखर ने एक यंत्र का आविष्कार किया था एपराटस का। पूरे जीवन में उसने अपना सब कुछ उसी में लगा दिया, लेकिन अंततः उसके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि न चाहते हुए भी उसको उस यंत्र को नष्ट करना पड़ता है। जो हमें ये बता रहा है, ये सिखा रहा है कि किसी भी स्थिति में हमें प्रकृति का जो नियम है, इसका जो चक्र है, उस चक्र के साथ कैसे भी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से उसके भयानक परिणाम हमें ही नहीं बल्कि जो अन्य मानव और जाति और अन्य जीव जंतु है उनको भी भुगतने पड़ते हैं। जैसे इस एकांकी में डॉक्टर शेखर ने उस यंत्र का निर्माण करके मृत्यु का जो चक्कर था उसको चैलेंज किया था, लेकिन वो उस कार्य में हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि प्रकृति अगर कोई उसके साथ खिलवाड़ करता है तो उसका दुष्प्रभाव भी उसको देखना पड़ता है। दूसरा, इसमें चर्चा में अपने आया है कि ये समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा व्यक्ति था डॉक्टर शेखर, और ये संदेश भी हमें देता है कि हमें दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य करना चाहिए। लेकिन उसकी एक कमी या असफलता हम मानेंगे तो वो ये है कि छाया के साथ उसने अन्याय किया था। छाया को हम ये कह सकते हैं कि छाया एक ऐसे आदर्श पात्र के रूप में प्रस्तुत की गई है जो अपने निस्वार्थ प्रेम के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देती है। यही कारण है कि इसका जैसे शीर्षक भी ये उत्सर्ग रखा गया है। अब बात करते हैं संकलन त्रय का। जब ये नाटक वाला बिंदु आपको मैंने पढ़ाया था उस समय बताया था कि इसमें 3 बातों की चर्चा होती है संकलन त्रय में। एक तो होता है स्थान, एक होता है समय और एक होता है कार्य योजना। तो इन तीनों के बीच में जो है वो एकांकी में सामंजस्य या तालमेल होना चाहिए। स्थान की बात करें तो अपने एकांकी में इसमें जो स्थान आया है वो आया है डॉक्टर शेखर का घर। तो यही अपने एकांकी के लिए स्थान है कि डॉक्टर शेखर का जो घर है
उसका रूप अपने को रंगमंच को देना है जब इस एकांकी को रंगमंच पर दिखाया जाए। दूसरा बात करते हैं समय का, तो समय का बताएं कि इसमें संध्या काल का वर्णन है, क्योंकि एकांकी लंबे समय पर आधारित नहीं होती है। इसको रंगमंच पर भी जब दिखाया जाता है तो तकरीबन 40-45 मिनट अधिकतम समय में इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। कम से कम समय की मैंने बात कही थी कि 10-15 मिनट में भी एक एकांकी को जो है वो रंगमंच पर दिखाया जा सकता है। कार्य योजना की बात करें तो इस बिंदु में वो बातें आती है कि उस एकांकी में कौन कौन से कार्यों की, कौन कौन से कामों की उसमें का उल्लेख किया गया है, क्या बातें जो है वो एकांकीकार या लेखक के द्वारा बताई गई है और किस रूप में वो कार्य को आगे गति देता है। इन तीनों के बीच में जो तालमेल बिठाने वाला जो बिंदु होता है वो होता है संकलन त्रय। कार्य योजना में हम ये बता सकते हैं कि डॉक्टर शेखर ने जो यंत्र का आविष्कार किया एपराटस को लेकर उसके सामने क्या समस्याएं आई, किस तरीके से उन समस्याओं का सामना किया और कैसे इस यंत्र को बनाने में वो सफल हुआ, लेकिन सफल होने के बाद में उसके सामने क्या मजबूरियां आती है, जिन मजबूरियों से वो दुखी होकर अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय इस यंत्र को नष्ट कर देता है। ये सारी बातें कार्य योजना में संक्षिप्त रूप में अपने को इसमें लिखनी होती है। फिर इसके अंतिम बिंदु की बात करें तो ये है कि अभिनेता। इसका मतलब ये होता है कि जब एकांकी को रंगमंच पर दिखाया जाए, इसका अभिनय किया जाए, तो अभिनय करने में किस पात्र को कैसी वेशभूषा पहननी है, कैसे उसकी शारीरिक आकृति होनी चाहिए। यहाँ तक कि एकांकी में मैंने आपको ये बताया था कि इसमें प्रत्येक पात्र की एक उम्र दे रखी थी। डॉक्टर शेखर की मैंने बात कही थी कि 40 वर्ष के आसपास उसकी उम्र इसमें बताई गई थी, लेकिन उसके चेहरे से वो लग रहा था कि उसकी उम्र 40 से अधिक थी। अब ये संकेत इसीलिए किया जाता है कि जब रंगमंच पर इस एकांकी को दिखाया जाए तो जिस पात्र को डॉक्टर शेखर का किरदार निभाना है उस पात्र की वास्तव में कितनी उम्र होनी चाहिए, तभी उसका अभिनय में तालमेल बैठ पाता है। इसके अलावा जैसे अन्य जो पात्र थे, विनय, छाया, मंजुल और सुधीर, तो उनसे संबंधित जो है वो उम्र की उसमें भी हमने चर्चा की थी कि उनकी भी आयु दी गई थी। वो आयु इसीलिए दी गई थी कि कितनी उम्र के जो पात्र है उसको ये अलग अलग नाम वाला जो है वो किरदार देना है। दूसरी बात, इनकी शारीरिक आकृति के बारे में भी इसमें संकेत आता है। मैंने बताया था कि एकांकी के शुरू में कोष्टक में कुछ दिया हुआ रहता है जो हमें ये बताता है, ये सिखाता है कि जब इसको रंगमंच पर दिखाया जाए तो किस तरीके का वातावरण जो है वो रंगमंच को देना है। ये संकेत लेखक स्वयं उस एकांकी को शुरू करने से पहले कोष्टक में दी हुई बातचीत के माध्यम से हमें बताता है। ये संकेत पात्रों के माध्यम से नहीं होकर लेखक स्वयं देता है, जो एक प्रकार से हमारे लिए सहयोग का काम करता है। वो हमें ये बताता है कि हमें ये सहारा लेकर किस तरीके से उसका अभिनय करना है, क्योंकि एक एकांकी की जो सफलता है वो उसके अभिनय पर ही आधारित होती है। जिस एकांकी को जितने सफलता के साथ रंगमंच पर दिखाया जाता है वो उतनी ही सफल एकांकी मानी जाती है। अभिनेता वाले बिंदु में हम 5 जो पात्रों की बात कर रहे हैं, किस पात्र ने कैसी वेशभूषा धारण कर रखी है, कैसा उसका जीवन स्तर है, कैसी बातचीत का तौर तरीका है, ये सभी बातें संक्षिप्त रूप में आती है अभिनेता वाले बिंदु में। अंत में अपने निबंधात्मक जितने भी प्रश्न होते हैं उन सबको सार रूप में एक निष्कर्ष या मूल्यांकन का बिंदु डालकर उसमें हमने जो कुछ भी वर्णन किया उससे संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी अपने को अपने उत्तर में प्रस्तुत करनी होती है। कल हम इसी बिंदु पर आगे बढ़ते हुए, इसी एकांकी पर आगे चर्चा करते हुए मैंने 3 प्रश्न आपको जो बताया था संक्षिप्त रूप में, उनके से संबंधित जो उत्तर है उनकी भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कौन से प्रश्न का उत्तर अपने को लिखना है। इससे आपकी व्याख्या जो है इसका कथानक याद होते ही तैयार हो गई। इस एकांकी से संबंधित कौन से प्रश्न बनते हैं, एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, निश्चित रूप से जो प्रश्न आपको बताए हैं बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आते हैं और इसी तरीके से आपको जो है इन बिंदुओं का उत्तर लिखना है। आगे की जो बात है, तीनों प्रश्नों की जो चर्चा है वो संक्षिप्त रूप में अपनी अगली एक कक्षा में करेंगे।